Myself, Ravi Gupta, CWI Mechatronics at TTC BLW वाराणसी। आज हम लोग का टॉपिक है PNM, JCM, प्रेम और स्टाफ काउंसिल। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूनियन क्या होती है, कैसे काम करती है। तो अपने रेलवे में देखिए कौन कौन सी यूनियन है, आइए देखते हैं। रेलवेज में कई यूनियंस है वैसे तो, लेकिन जो मेनली हमारी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है वो है इंडियन रेलवे, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन एफिलिएटेड टू हिंद मजदूर सभा एट नेशनल लेवल। दूसरी है NFIR, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन एफिलिएटेड टू इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस एट नेशनल लेवल। यही दो मेन रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, AIRF और NFIR. Both these federations have well organized network of unions at zonal, divisional, workshop and branch level. तो ये हमारी जो यूनियंस हैं पूरे रेलवे में हर जोन में अलग अलग जगहों पर कुछ राजनीतिक दल हैं, उनसे मिली हुई अलग अलग कुछ छोटी बड़ी यूनियन होती हैं जो कि AIRF और NFIR से संबद्ध होती हैं। और कुछ यूनियंस ऐसी हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन नहीं है, जैसे अभी हमारी भारतीय मजदूर संघ है, भारतीय रेल मजदूर संघ है, जिसको कि अभी रिकॉग्निशन प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो भी प्रयासरत है कि शायद उनको भी रिकॉग्निशन मिल जाए। तो देखिए AIRF के इस समय कौन प्रेसिडेंट है, रखल दास गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा। NFIR के प्रेसिडेंट है गुमान सिंह, जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर M राघवैया। तो देखिए यूनियन से, चूंकि रेलवे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और यूनियन से बात करने के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन के मेंबर से बात करेगा। इसके भारतीय रेलों पर जैसे दूसरे संगठनों से अलग एक प्रणाली है जिसके अनुसार विभिन्न स्तरों पर यूनियनों के साथ बातचीत और समझौते होते रहते हैं। मतभेद होने पर क्या होगा, इसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, उसके लिए PNM का गठन किया गया। PNM क्या है? It is a permanent negotiating machinery. It was founded by Sri V.V. Giri in the year 1951 when Sri Lal Bahadur Shastri was railway minister. It was created to resolve disputes and differences arising between organized labor and the railway administration. रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और कर्मचारियों के बीच भी जो भी डिस्प्यूट या डिफरेंसेस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए PNM का गठन किया गया। ये 3 स्तर पे काम करती है। इट वर्क्स इन 3 tiers। पहला जोनल रेलवे स्तर पर, दूसरा रेलवे बोर्ड लेवल पर, तीसरा एडहॉक ट्रिब्यूनल लेवल पर। अब देखिए आगे समझते हैं कैसे कैसे काम होता है इसमें। जोनल रेलवेज पे, इन जोनल रेलवेज पे क्या होता है कि जो भी कर्मचारी हैं या जो यूनियन है वो डिवीजन के ऑफिसर्स से मिल सकता है, अपनी बात वहां पे रख सकते हैं। हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर्स से मिल सकता है, हेडक्वार्टर लेवल पे हेडक्वार्टर के ऑफिसर से जाकर के मिल सकते हैं वहां के कर्मचारी या यूनियन, वहां पे अपनी बातें रख सकते हैं। या वर्कशॉप, जो ओपन लाइन में वर्कशॉप है वहां पर जाकर के वहां के ऑफिसर से मिलकर के बातचीत रख सकते हैं। सर जोनल रेलवे में 3 जगह अपनी बात लोग रख सकते हैं। तो कैसे काम होता है देखिए, आइए यूनियन कैसे बात करती है इसको समझते हैं।
पहला हेडक्वार्टर लेवल पे, इसमें पीएनएम में चेयरमैन जो है जीएम होता है और सेक्रेटरी सीपीओ होता है। इसमें मीटिंग is held once in 3 months and if necessary separate meeting is held with NRMU and URMU। NRMU और URMU मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नॉर्दर्न रेलवे की ये मजदूर यूनियन और उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन करके दो यूनियन है, तो वहां जो उस लेवल जो यूनियन काम कर रही हैं उनसे अगर बात करना है तो वो प्रायर अप्रूवल ऑफ जीएम इज नेसेसरी फॉर द आइटम्स टू बी डिस्कस्ड। मतलब जो भी अगर आइटम जो डिस्कस होने हैं मीटिंग में उनका जीएम से प्रायर अप्रूवल लेना होगा, तभी वो मुद्दे आप डिस्कस कर सकते हैं मीटिंग में। डिविजनल लेवल पे कौन होता है? देखिए डिविजनल लेवल पे चेयरमैन डीआरएम होता है और सेक्रेटरी सीनियर डीपीओ होता है। इसमें मीटिंग हेल्ड वंस इन अ 2 मंथ, 2 महीने में एक बार मीटिंग होती है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम यूनियन साइड शुड नॉट एक्सीड 15 यूनियन की तरफ से 15 आदमी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नॉट मोर देन 2 पर्सन फ्रॉम ईच ब्रांच, प्रत्येक ब्रांच से 2 पर्सन से ज्यादा नहीं लोग रखते हैं। जनरली ब्रांच मतलब अलग अलग, जैसे मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इस तरीके से जो ब्रांचेस हैं हमारी, तो उनसे 2 आदमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए यूनियन साइड से। वन और टोटल मिला के 15 आदमियों से। वन ब्रांच शुड नॉट डिस्कस मोर देन 6 सब्जेक्ट, और एक ब्रांच 6 सब्जेक्ट से ज्यादा पर बात नहीं करेगा, ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए वर्कशॉप लेवल पे कौन होता है। वर्कशॉप लेवल पे पीएनएम का चेयरमैन जो है सीडब्ल्यूएम होता है और सेक्रेटरी डिप्टी सीपीओ होते हैं। इसमें भी मीटिंग इज हेल्ड वंस इन अ 2 मंथ्स, 2 महीने में एक बार मीटिंग होती है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम यूनियन साइड शुड नॉट एक्सीड 15, नॉट मोर देन 2 पर्सन फ्रॉम ईच ब्रांच। वन ब्रांच शुड नॉट डिस्कस मोर देन 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब अगर इस जोनल रेलवे लेवल पर कोई मुद्दा सेटल नहीं हो पाता है तो वो मुद्दे कहां चले जाते हैं? रेलवे बोर्ड लेवल पे। ऑल दोज मैटर्स नॉट सेटल्ड एट जोनल रेलवे एंड कंसर्निंग, जैसे कंसर्निंग पे स्केल का मुद्दा अगर हुआ या अलाउंसेस का मुद्दा हुआ तो वो क्या होगा? जोनल रेलवे लेवल पे सेटल नहीं हो पाएगा, तो उसको कहां पे फिर उठाते हैं लोग? पीएनएम रेलवे बोर्ड लेवल पे। तो वो मुद्दे रेलवे बोर्ड लेवल पे आ जाते हैं, तो वहां पर इस तरह के जो भी मुद्दे हैं वो रेलवे बोर्ड लेवल पर डिस्कस होते हैं। सेपरेट मीटिंग्स आर हेल्ड विद AIRF एंड NFIR एट रेलवे बोर्ड एंड शुड बी वंस इन अ क्वार्टर। हर 3 महीने पे एक बार जो है इनकी मीटिंग होती है, AIRF की, NFIR की, जो भी मुद्दे डिस्कस होने हैं उसके लिए। नो लिमिट्स ऑफ सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट्स का कोई लिमिट नहीं है। एंड नंबर ऑफ यूनियन मेंबर्स फॉर डिस्कशन, इट शुड बी डिसाइडेड बाय द डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। मतलब कोई सब्जेक्ट कितने रहेंगे इसका कोई लिमिट नहीं होता है, ना ही कितने मेंबर्स रहेंगे ये भी नहीं, लेकिन इसको डिसाइड कौन करता है? कितने रहेंगे, कितने मुद्दे लिए जाएंगे, कितने मेंबर्स रहेंगे, इसको डिसाइड करता है डिप्टी डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, जो कि रेलवे बोर्ड में होते हैं। इसके चेयरमैन होते हैं मेंबर स्टाफ और सेक्रेटरी होते हैं डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। आइए फिर देखते हैं कि अगर रेलवे बोर्ड लेवल पे भी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि सेटल नहीं हो पाते हैं, उसके लिए फिर वो मुद्दे कहां चले जाते हैं? एडहॉक ट्रिब्यूनल लेवल पे। उसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें एडहॉक ट्रिब्यूनल लेवल पर इंपॉर्टेंट मैटर्स फॉर विच नो एग्रीमेंट इज रीच्ड आर पुट अप टू द एडहॉक ट्रिब्यूनल। एडहॉक ट्रिब्यूनल क्या होता है? ये इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज न्यूट्रल मेंबर की तरह होते हैं। चेयरमैन रहते हैं इसमें रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैविंग हिज ओन स्टाफ, और इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबर एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब दोनों तरफ से लेबर के जो प्रतिनिधि होंगे वो और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रतिनिधि होंगे वो सब बराबर बराबर होंगे। अगर 10 हैं तो 10 लेबर की तरफ से और 10 रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। रेलवे बोर्ड लेवल पे all those matters not settled at zonal railway, sorry, अवार्ड। अच्छा, अब जब ट्रिब्यूनल लेवल पे जब मामले चले गए, अगर सेटल हो जाता है वहां पे तो ठीक है,
और जो मामले अगर वहां पे सेटल हो जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, या गवर्नमेंट चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकती है या उसको मॉडिफाई कर सकती है। इसके डिसीजन को, ट्रिब्यूनल के डिसीजन को क्या कहते हैं? अवार्ड गिवन बाय द एड हॉक ट्रिब्यूनल इज नॉट बाइंडिंग ऑन एनी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स, इट इज ओपन टू गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट और मॉडिफाई द डिसीजन ऑफ ट्रिब्यूनल, और मैटर सेटल्ड बाय द एग्रीमेंट or decision accepted by the government shall not be opened again by union for the period of 2 years। मतलब जो मुद्दे अगर सेटल हो गए तो वो यूनियन के द्वारा 2 साल तक फिर वो मुद्दे वापस नहीं उठाए जाएंगे। In case the government has rejected or modified the decision of tribunal, the matter can again be raised at the end of the year। साल के अंत में उनको फिर से उठाया जा सकता है। अगर जो जिन मुद्दों पर सहमति नहीं बनती है, या वो जो मुद्दे जो रिजेक्ट किए गए हैं या उनके मॉडिफाई किए गए हैं डिसीजंस को, उनको 1 साल के अंत में फिर से दोबारा उठाया जा सकता है। आइए अब जेसीएम के बारे में जानते हैं थोड़ा। जेसीएम क्या है? जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। इट वाज फाउंडेड बाय श्री गुलजारीलाल नंदा in the year 1966 when he was cabinet minister, with a view to have harmonious relation between government and its employees in matters of common concern, and with the object of further increasing the efficiency. The government of India have established a machinery known as the joint consultative machinery। इसका जेसीएम इसलिए गठित की गई कि इस तंत्र की शुरुआत हिटले काउंसिल स्कीम के आधार पर 1966 में हुई थी। अक्टूबर 1966 को केंद्रीय मंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा ने उद्घाटन किया था इसका। इस तंत्र का उद्देश्य यह है कि सरकार और कर्मचारी के संगठनों के बीच में अच्छे संबंध और सहयोग का वातावरण बने, जिससे सार्वजनिक सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके। ये तो क्लियर है इससे। इसमें कर्मचारियों की नौकरी की शर्तों, काम की परिस्थितियों और कार्य क्षमताओं के सुधार से संबंधित मसलों पर विचार किया जाता है। जो कॉमन कंसर्न, इसमें कोई भी इंडिविजुअल मैटर नहीं आता है। ठीक, आगे चलते हैं। काउंसिल में डिस्कस क्या क्या डिस्कस होता है इसमें? मैटर्स रिलेटेड टू कंडीशन ऑफ सर्विस, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, इंप्रूवमेंट ऑफ इफिशियंसी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क, नो इंडिविजुअल केसेस, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड डिसिप्लिन। ये इसके बारे में कोई भी इंडिविजुअल केसेस नहीं लिए जाते इसमें। लेवल ऑफ फंक्शनिंग, इसमें किस तरीके से काम होता है देखिए। जेसीएम फंक्शंस एट 3 लेवल, ये भी नेशनल काउंसिल लेवल पर, डिपार्टमेंटल काउंसिल और रीजनल काउंसिल। नेशनल काउंसिल लेवल पे जो मुद्दे सभी से रिलेटेड होते हैं तो नेशनल काउंसिल लेवल पर डिस्कस होते हैं। The National Council will deal with the matters affecting the all central government employees of different departments such as pay and allowances, minimum wages, weekly hour of rest, etc. मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं हमारे इंडिया में, उन सब पर जो भी अगर बात होती है तो वो नेशनल काउंसिल लेवल पर बात होगी। इसमें चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, सचिव होता है कैबिनेट का सचिव ऑफ गवर्नमेंट, भारत सरकार का कैबिनेट सचिव जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से कितने? 25 मेंबर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब हर डिपार्टमेंट से मिलाकर के टोटल 25 मेंबर जो है होते हैं इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से। स्टाफ साइड से 60 मेंबर्स who will be nominated by the federation recognized trade union, जो भी recognized trade unions हैं उनके द्वारा 60 मेंबर्स जो है नियुक्त किए जाते हैं इसमें।
नॉमिनेट किए जाते हैं डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी। इसमें ईस्ट साइड विल अपॉइंट इट्स ओन सेक्रेटरी, अपना सचिव जो है अपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन अपना रखेगा और ये अपना अपॉइंट करेंगे। द सब्जेक्ट एजेंडा मस्ट बी सर्कुलेटेड 1 month इन एडवांस। इसमें जो भी एजेंडा होता है वो 1 महीने पहले सर्कुलेट कर दिया जाता है। एनी मैटर डिस्पोज्ड ऑफ कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन एजेंडा ड्यूरिंग नेक्स्ट 12 month। अगले 12 महीने तक कोई भी अगर जो मैटर डिस्पोज ऑफ हो गया है उसको दोबारा से नहीं उठाया जा सकता। If there is no agreements between the two, then the matter is referred to the Board of Arbitration, whose decision would be final and binding on both the parties. Only Parliament can change it, otherwise it cannot be touched and remains in operation for a period of 3 years. केवल पार्लियामेंट को ही पावर है उसको चेंज करने का। अगर जो एक बार यहाँ पर जो मुद्दे सेटल हो गए उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कब तक? 3 साल तक। 3 साल तक वो मुद्दे वैसे ही रहते हैं जिस पर डिसीजन बन जाता है। डिपार्टमेंटल काउंसिल क्या? एवरी रेवेन्यू अर्निंग मिनिस्ट्री मस्ट हैव अ डिपार्टमेंटल काउंसिल। इट डील्स विद द मैटर अफेक्टिंग ऑल रेलवे एम्प्लॉइज। डिपार्टमेंटल, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी उसमें जेसीएम चलते हैं। हमारे यहाँ रेलवे में, रेलवेज में कौन होता है चेयरमैन? इसका चेयरमैन रेलवे बोर्ड, इसमें चेयरमैन होता है सीआरबी। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से इसमें 10 मेंबर नॉमिनेटेड रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बाई रेलवे बोर्ड नॉमिनेट करता है। स्टाफ साइड से 60 मेंबर नॉमिनेटेड बाई AIRF एंड NFIR, ये हमारे यहाँ की रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है, तो ये मेंबर नॉमिनेट करती हैं। 60 मेंबर रह सकते हैं इसमें। सब्जेक्ट एजेंडा मस्ट बी सर्कुलेटेड 1 month एडवांस में। पहले ही जो भी इसमें बात होनी है जिन मुद्दों पर, वो पहले ही 1 महीने पहले एडवांस में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। आउट ऑफ एजेंडा आइटम्स में ऑल्सो भी पुट अप विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन। एजेंडा से बाहर भी अगर किसी को कोई मुद्दे और लेने हैं तो वो चेयरमैन की परमिशन से शामिल किए जा सकते हैं। इट मस्ट मीट वंस इन अ 4 month। इनकी मीटिंग जो है 4 महीने में एक बार होती है। Working departmental council meeting is held once at every 4 months. Agenda of the meetings will be issued 30 days prior to meeting. Chairman can permit for the discussion on the matter outside the agenda. If matter is not resolved, it is sent to the board of arbitration में मामले चले जाते हैं। अब आइए स्टाफ काउंसिल के बारे में समझते हैं। स्टाफ काउंसिल पूरे इंडियन रेलवेज में जो ओपन लाइंस हैं या ओपन लाइन के जो भी जोनल रेलवेज में या जो वर्कशॉप हैं, वहां पर क्या है, वहां पर ट्रेड यूनियंस हमारी जो अभी हमने आपको बताया AIRF और NFIR है, ये रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस है वहां के लिए। लेकिन जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट है वहां पर स्टाफ काउंसिल वर्क करती है, जो कि वहां के अपने नॉन गजेटेड जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके अगर कोई समस्याएं हैं या कोई एजेंडा है, कोई है, तो ये उनकी तरफ से स्टाफ काउंसिल बात करती है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कैसे क्या डिफरेंस है थोड़ा सा यूनियन और स्टाफ काउंसिल में। आइए थोड़ा समझते हैं। स्टाफ काउंसिल हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द रेलवे बोर्ड विद द 8 members of the union to represent the case of the worker, but their function is singularly advisory। मतलब ये जो स्टाफ काउंसिल है केवल एडवाइजरी समिति की तरह काम करती, सलाहकार समिति की तरह काम करती है। एंड इट हैज नो पावर टू निगोशिएट विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के साथ में निगोशिएशन करने की पावर नहीं होती है स्टाफ काउंसिल को। स्टाफ काउंसिल केवल सलाह दे सकती है, सुझाव दे सकता अपने रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस और एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब इनके बारे में जो भी टर्म्स एंड सर्विसेज के टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ जो भी सुझाव या जो भी ग्रीवांसेस हमारे वर्कशॉप मतलब प्रोडक्शन यूनिट के जितने भी हमारे हैं वहां पर स्टाफ काउंसिल काम करती है और वो एज ए सलाहकार समिति की तरह काम करती है। आगे देखते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉन गजेटेड स्टाफ।
दोनों के बीच में मधुर संबंध स्थापित करना, नॉन गेस्टेड स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, ये इनका पहला ऑब्जेक्टिव है। Queries related to service conditions may be brought into the notice of the administration. कोई भी क्वेरीज हो जो सर्विस कंडीशन से रिलेटेड है वो एडमिनिस्ट्रेशन के सूचना में लाना ये इनका काम है। प्रोडक्टिविटी एंड वेलफेयर रिलेटेड मैटर्स ऑफ स्टाफ कैन बी डिस्कस्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी क्या एक काम है स्टाफ काउंसिल का। स्टाफ काउंसिल शुड नॉट ओनली रेज ग्रीवांसेस ऑफ स्टाफ but at the same time it should also help in creating good working culture and rapport between administration and staff. मतलब इनको मधुर संबंध भी स्थापित करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ग्रीवांस ही स्टाफ काउंसिल बताती रहे कि किसी का ग्रीवांस उठा रहे हैं हमेशा, ऐसा नहीं, कि बीच में मधुर संबंध स्थापित करना भी ये एक बहुत ही जरूरी काम स्टाफ काउंसिल का है। स्टाफ काउंसिल वर्क्स एज एन एडवाइजरी कमेटी, ये तो मैंने बताया ही पहले भी। आइए देखते हैं हमारे यहाँ कैसे क्या कंस्ट्रक्शन है स्टाफ काउंसिल का। देयर आर 8 इलेक्टेड मेंबर्स। कौन है? वर्कशॉप इंजन डिवीजन, वर्कशॉप 1 कहलाता है इंजन डिवीजन, वहां पर प्रदीप कुमार यादव इलेक्टेड मेंबर हैं। इसी तरह वर्कशॉप 2 लोको डिवीजन, सुशील कुमार सिंह है वहां पर इलेक्टेड मेंबर। वर्कशॉप 3 सर्विस शॉप है, वहां धर्मेंद्र कुमार सिंह है। वर्कशॉप 4 सुपरवाइजर्स के जो मेंबर हैं वो हैं वीडी दुबे। स्टोर्स में रवि नारायण सिंह हैं। पर्सनल का आलोक कुमार वर्मा। अकाउंट्स एंड हॉस्पिटल में नवीन कुमार सिन्हा। सिविल एंड मिसलेनियस में मोहम्मद अजीमुल हक। इसी तरीके से हमारे गेस्टेड मेंबर्स भी इसमें रहते हैं। पीसीडब्ल्यू एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो पदेन मतलब जो भी चेयरमैन होगा पीसीडब्ल्यू ही होंगे, और एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं ये पीसीपीओ होंगे। बाकी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जैसे इस समय पीसीएमएम है, पीएफए है, सीडब्ल्यू लोको, सीएमई एससी, पीसी और पीसीएमएस इसके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन साइड से। 6 कमिटीज इसमें होती हैं, 6 कमिटियां, 6 समिति हैं। वेलफेयर कमेटी, इसमें जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी इस समय कौन है? हमारे रवि नारायण सिंह स्टाफ काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी हैं इस समय। वेलफेयर कमेटी में जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं प्लस 3 मेंबर्स होते हैं, जो कि हमारे बीएलडब्ल्यू में जो भी वेलफेयर से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो ये वेलफेयर कमेटी देखती है। स्पोर्ट्स कमेटी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी वर्क है वो देखती है, इसमें जॉइंट सेक्रेटरी प्लस 2 मेंबर होते हैं। हाउसिंग कमेटी हाउसिंग से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं या जो भी कार्य हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी प्लस 2 मेंबर और इसमें होते हैं, वो देखते हैं। स्कूल एडवाइजरी कमेटी में भी जॉइंट सेक्रेटरी प्लस 2 मेंबर होते हैं। स्कूल से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जो भी जनरली जो समस्याएं हैं या जो उसका इम्प्रूवमेंट कराना है, तो सब ये जॉइंट सेक्रेटरी प्लस 2 मेंबर मिलके देखते हैं। हॉस्पिटल इंस्पेक्शन कमेटी हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं या जो उनमें समस्याएं हैं, जो उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो जॉइंट सेक्रेटरी प्लस 2 मेंबर मिलके देखते हैं। इसी तरीके से सिनेमा क्लब कमेटी में जॉइंट सेक्रेटरी प्लस 2 मेंबर होते हैं। वर्किंग कैसे इनकी मीटिंग्स होती हैं? एजेंडा मीटिंग इज हेल्ड एट एवरी 3 months एट वर्कशॉप लेवल। इफ मैटर इज नॉट रिजॉल्व, मीटिंग विल बी हेल्ड एट रेलवे बोर्ड लेवल आफ्टर 6 months। इसके बाद आइए हम जानते हैं थोड़ा प्रेम के बारे में। PREM, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, रेल कर्मचारियों की प्रबंधन में भागीदारी। इसमें कर्मचारियों की भागीदारी को और प्रभावी और अर्थवान बनाने की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई थी प्रेम की। आइए देखते हैं आगे। To facilitate meaningful and effective participation of workers in the management process, it was decided in the March 1994 that the corporate enterprise group at the board, zonal and divisional level should be
restructured and designated as group of participation of railway employees in management. क्या उद्देश्य था? देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, evaluate the functioning of the railways and exchange data and ideas on the way and the means of improving the efficiency and viability of the enterprises. रेलवे को कैसे रेलवे की इफिशियंसी बढ़ाई जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कार्य क्षेत्र में कैसे इफिशियंसी बढ़ाई जाए, क्योंकि जो भी देखिए जनरली क्या होता है कि जब वर्कर का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होता है तो एक तो अपने आप में यही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। उसमें अगर आप कहीं मीटिंग करते हैं, बैठते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, आपके सुझाव लिए जाते हैं, तो और जनरली जो भी वर्कर या जो कर्मचारी जो रेलवे में काम करते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर, वो कभी कभी बहुत अच्छा सजेशन देते हैं, जहां की हम जिसके द्वारा हम अपने रेल की इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। इसलिए उनका पार्टिसिपेशन अब बहुत जरूरी हो गया है। दूसरा देखिए, अप्राइज द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स पर्टिकुलरली इन रिगार्ड टू हाउसिंग एंड अदर वेलफेयर सर्विसेज। वहां भी इनसे सभी जब भी कोई हाउसिंग के बारे में, वेलफेयर के बारे में बात हो, तो उसमें रेलवे एम्प्लॉइज का भी पार्टिसिपेशन होता है। इसी उद्देश्य से ये फ्रेम का गठन किया गया था। Identify areas and devise action-oriented methods for maximizing organizational effectiveness. ठीक, आगे बढ़ते हैं। To facilitate effective and meaningful participation of the railway employees in the management process, or to give them sense of involvement and pride in organization work. हर किसी को, जो भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं, आपका सुझाव माना जाता है, तो आपको गर्व महसूस होता है कि हाँ, हम भी इसके हिस्से, हम एडमिनिस्ट्रेशन के हिस्से हैं। टू डिस्कस एंड आइडेंटिफाई द मेजर्स फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस टू द रेल पैसेंजर्स एंड सेफ्टी ऑपरेशन। मतलब किस तरीके से हम अपने सुझावों के द्वारा किस तरीके से रेलवे सर्विस की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, पैसेंजर की सुविधाओं को, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सब इसमें डिस्कस किया जाता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? बोर्ड लेवल पर है, जोनल रेलवे लेवल पर है और डिविजनल लेवल पर। द मीटिंग ऑफ द ग्रुप विल बी हेल्ड वंस इन अ क्वार्टर एट द बोर्ड्स, जोनल एंड डिविजनल लेवल पर। क्या थीम है इसकी? जो मीटिंग होती है उसमें क्या डिस्कस होंगे, क्या क्या चीजें डिस्कस होती हैं, देखिए आइए पॉइंट वाइज हम बताते हैं इसमें। केयर ऑफ कस्टमर्स, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम कैसे, उनकी सुविधाओं को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो इसमें डिस्कस होगा। क्वालिटी इन वर्किंग, हम अपने कार्य क्षेत्र में कैसे उसकी सुधार कर सकते हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं अपने कार्य में, उसके बारे में डिस्कस होता है। मेजर्स टू इम्प्रूव रेलवे अर्निंग, कैसे रेलवे की अर्निंग को बढ़ाया जा सके। एक्सपेंडिचर कंट्रोल, कैसे खर्चों में कंट्रोल किया जा सके। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ वर्किंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रीडिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस लेबर, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप, इन सभी चीजों पर मीटिंग में बातचीत होती है। थैंक यू।